हेलो एवरीवन। गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में भी 38 क्वेश्चंस को लिया गया है और ये 38 क्वेश्चंस एग्जाम पर बेस्ड जो हमारा सिलेबस है उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है माउस और खाली जगह भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है कि माउस और ऐसा कौन सा एक डिवाइस है जो इनपुट के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। स्कैनर और माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा किसी भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है काबुल युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है आपका। ठीक है, देखिए खानवा का युद्ध जो था ये 1527 ईस्वी में कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? पहला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, रोहिल्ला युद्ध, चेत सिंह की घटना, हेल्बरी कॉलेज की स्थापना। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा संबंधित नहीं है वारेन हेस्टिंग्स के काल से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ऊपर की जो तीनों घटनाएं हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, रोहिल्ला युद्ध और चेत सिंह की घटना, ये तीनों वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही हुई थी। ठीक है, अब देखिए वारेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर तो थे ही। ठीक है, कहाँ के गवर्नर थे? ये फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। और आगे चल करके 1773 से, देखिए 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1773 से 1785 तक यही वारेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जापान, इक्वेडोर, फिलीपींस और हवाई द्वीप। देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, इक्वेडोर। ठीक है, अब देखिए जो कोटोपैक्सी जो है, ये ज्वालामुखी इसका नाम दिया गया यहाँ पर, इन्होंने पर्वत का नाम कोटोपैक्सी। ये एंडीज पर्वत में एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और यह जो है दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर के कोटोपैक्सी प्रोविंस में स्थित है। ठीक है, ये जो इक्वाडोर है ये कहाँ है? ये कोटोपैक्सी प्रोविंस है और वो प्रोविंस कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिएगा। देखिए जो इक्वाडोर, ये जो दिया गया है कोटोपैक्सी, यह इक्वाडोर में दूसरा सबसे बड़ा शिखर है। ठीक है, ये जो कोटोपैक्सी है ये इक्वाडोर में दूसरा सबसे बड़ा शिखर है और दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कॉर्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो पहले तो जान लीजिए, देखिए कॉर्डमम जो है ये अंग्रेजी शब्द है और कॉर्डमम का हिंदी मतलब होता है इलायची। ठीक है, तो इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉर्डमम पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, कॉर्डमम पहाड़ी जो है वो केरल में स्थित है। और ये ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अगर जगह का नाम पूछा जाए तो केरल में है, ये स्टेट का नाम पूछा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अवागाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने या फिर पास्कल ने? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 है, जॉन डाल्टन। ठीक है, सन 1808 ईस्वी में, सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक पुस्तक लिखी थी। इसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। ठीक है, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। ठीक है, फिलोसफी, ठीक है, PHY फिलोसफी, ये लिखा था उन्होंने किताब। और इसी किताब में उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे।
ठीक है, उन्हीं सिद्धांत को परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया है, जॉन डाल्टन ने दिया। कब दिया, 1808 ईस्वी में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें ये सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। ठीक है, अब ऑप्शन दे गए प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, एंटासिड और प्रतिरोधी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया इन्होंने, किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार में किया जाता है। तो सही जवाब पहले समझ लीजिए, देखो सही जवाब इसका है एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड्स जो औषधियां होती हैं उनका प्रयोग अपच को दूर करने में किया जाता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, पेट में अम्लता जब बढ़ जाती है तो एंटासिड दिए जाते हैं। एंटासिड जो है वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं और अभिक्रिया करके उसको उदासीन बना देते हैं, जिस वजह से जो जलन वगैरह है या फिर अपच की समस्या है इनसे छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, देखिए प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, प्रतिरोधी ये भी औषधियां हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पूछा है अपच का उपचार करने के लिए, तो एंटासिड सही होगा यहाँ पर। प्रतिजैविक कौन होती है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, प्रतिजैविक होते हैं एंटीबायोटिक्स। पीड़ाहारी कौन सी होती है, जो दर्द निवारक औषधियां होती है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एनाल्जेसिक। ठीक है, पूर्तिरोधी भी कोई औषधियां हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है हमको। ठीक है, तो एंटासिड यहाँ पर जो प्रश्न होगा उसका आंसर क्या है, एंटासिड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है। और ऑप्शन आपके दिए गए हैं अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो लोकसभा में वोटिंग होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर बहस हो रही है, ठीक है, तो अगर अब उसमें कोई निर्णय लेना है और निर्णय के लिए लोकसभा के सदस्यों से वोटिंग करवाई जाती है, तो उसमें पहले चरण में जो अध्यक्ष होता है, ये अध्यक्ष जो है वो वोट नहीं डाल सकता है। ऐसा होता है सदन जो है वो जिधर भी ज्यादा वोट पड़ेंगे उस पक्ष में वो निर्णय चला जाएगा। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है, जो सदन है ये अगर दो बराबर भागों में बट गया, ठीक है, अब तो भाई इधर भी गिनती बराबर, इधर भी गिनती बराबर है, तब फिर किसके पक्ष में निर्णय होगा, तो जिस पक्ष में अध्यक्ष का वोट जाएगा उसी तरफ वो निर्णय भी चला जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण में वोटिंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है। मतलब सत्रावसान का मतलब क्या होता है, सत्र समाप्त किसके द्वारा किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं, देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी। ठीक है, इनका सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 में है लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरा राज्यसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है। देखिए ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है और उन्होंने पूछा है कि किसमें उपस्थित है, पित्त रस में, अमाशय रस में, लार में या फिर अग्न्याशयिक रस में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो अग्न्याशयिक रस में पाया जाता है, उपस्थित होता है, और यह जो है प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक होता है। ट्रिप्सिन जो है किसके लिए है, ये प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में। अगला प्रश्न है ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में की थी। खाली जगह में आपको भरना है, तालाब के जल में या फिर सागर के जल में या फिर मिट्टी में या फिर मानव शरीर में। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। प्रश्न पूछा गया है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज किसमें की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तालाब के जल में। और ये जो है 1664 की बात है। ठीक है, 1664 ईस्वी में माइक्रोस्कोप की सहायता से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार तालाब के पानी में साइबल स्पायरोगाइरा के मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना आयोग में करदाताओं को रिटर्न भरना होगा। यहाँ पर अवधि पूछी गई है कि कब उनको रिटर्न भरना होगा, मासिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या फिर द्विमासिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, त्रैमासिक उनको रिटर्न भरना पड़ता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ध्वनि तरंग का आवर्त काल यहाँ पर दिया गया है 0.01 सेकेंड। इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में पूछी है, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब देखिए सीधे सीधे सूत्र पर आधारित है। यहाँ पर आवृत्ति पूछी इन्होंने, आवृत्ति को लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी मतलब एफ से। एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/t। यहाँ पर टी क्या है, टी आवर्तकाल है, एफ आवृत्ति है। ध्यान रखेंगे ये जो ये एफ क्या है, ये आवृत्ति है,
एफ जो है आवृत्ति और टी क्या है, ये आवर्तकाल है, आवर्तकाल। अब देखिए मान रख देंगे यहाँ पे, इन्होंने क्या पूछा है, आवृत्ति पूछी है, तो एफ इज इक्वल टू 1 टी का मान कितना है 0.01, 0.01। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो पर बढ़ जाएंगे, हर में एक का कोई मान नहीं होता है, इसलिए एफ बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा 100, और मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, एच जेड से उसको लिखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, जी जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, ठीक है, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, इसका एसआई मात्रक इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, अब या फिर ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक होता है। चलिए याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NHAI, फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एन से हो गया नेशनल, एच से हो गया हाईवेज, ए से हो गया अथॉरिटीज, आई से हो गया ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2014, 1988, 2002 या फिर 1952। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, 1988 जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है, भारत में सबसे धनाढ़ या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे धनी मंदिर कौन सा है भारत का। ऑप्शन है तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी के साई बाबा का मंदिर, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर या फिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत में सबसे धनवान मंदिर है। ठीक है, और पता ही चल गया कहाँ स्थित है, केरल में है। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है ना, तिरुवनंतपुरम, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, जो कि भारत का सबसे धनी मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा ये पद्मनाभ स्वामी ये भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है। अच्छा, यहाँ पूछा गया है किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है। ऑप्शन आपके सामने है, नंबर 1 केरल, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 मिजोरम या फिर लक्षद्वीप। इसका सही जवाब पता है केरल। ठीक है, केरल जो है वो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। अगर बात की जाए 2011 के आंकड़ों की तो, ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल जो है वो भारत के सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले राज्यों में से एक है। लेकिन अगर अभी सितंबर 2013 में जो आंकड़े आए हैं उसकी बात की जाए तो त्रिपुरा जो है वो केरल से आगे निकल चुका है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो सम ध्यान रखेंगे, 2011 के अनुसार केरल है और 2013 के अनुसार त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, केरल नंबर 2 पे पहुंच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कांसा एक मिश्र धातु है। अच्छा, मिश्र धातु, देखिए मिश्र धातुएं वे होती हैं जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर के बनाई जाए। अब यहाँ पर पूछा उन्होंने कांसे को कैसे बनाया जाता है, कॉपर और जिंक के मिश्रण से, कॉपर जिंक और टिन के मिश्रण से, या फिर कॉपर और टिन के मिश्रण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, कॉपर और टिन के मिश्रण से कांसे को बनाया जाता है। ठीक है, अब अगर परसेंटेज की बात की जाए इसमें कितना कॉपर होता है और कितना टिन होता है कांसे में, तो 88% इसमें कॉपर होता है और 12% टिन होता है। कॉपर कितना होगा 88%, ठीक है, और टिन कितना होगा 12%, तब बन जाएगा क्या, कांसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? हासन में, पोर्ट ब्लेयर में, विशाखापट्टनम में या फिर श्रीहरिकोटा में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। श्रीहरिकोटा जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर बसा एक द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। ठीक है, और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने पूछा गया है, 2024, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजलिस में, घाना में, टोक्यो में या फिर पेरिस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की।
और ये आयोजन कब से कब तक होंगे? ये 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है, ओलंपिक खेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? अब तो नहीं है ये ना, अब तो नहीं, हटा दिया गया इस अनुच्छेद को, लेकिन जब था तो कौन सा था ये? अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 जो था वो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता था। देखिए अब इस अनुच्छेद में था क्या, थोड़ा सा जान लेंगे यहाँ पर, बाई चांस अगर पूछ दे कोई। तो इस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में अगर बात की जाए तो रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषयों में तो कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य विषय पर संबंधित कानून को लाना हो, लागू करवाना हो, तो फिर केंद्र सरकार को पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ये था इसमें। ठीक है, चलिए इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? ठीक है, और नए चुनाव हुए थे और जिसमें जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था, मतलब उसकी जीत हुई थी। ठीक है, अब देखिए आपातकाल, यहाँ पर ये पूछा गया आपातकाल, तो आपातकाल का बारे में जान लेंगे। 26 जून 1975, डेट ध्यान रखेंगे, 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977 तक। ठीक है, कितने हो गए? 21 महीने, 21 महीने की अवधि तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, और किसने किया था ये? तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने, ठीक, घोषित किया था भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या था इसके बाद में, जब 1977 में चुनाव हुए तो उसमें जनता पार्टी की जीत होती है, और ये सारी घटनाएं उन्होंने पूछी है। क्वेश्चन में सब पूछा गया है कि कब ये आपातकाल लागू किया गया था, उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, कितने टाइम तक ये रहा, ठीक है, किस महीने तक रहा था ये आपातकाल। ठीक है, सब पूछा गया है कि ये सब किस पंचवर्षीय योजना के, मतलब भारत में उस टाइम पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 तक ये चली है पांचवी वाली। ठीक है, इसी योजना के दौरान आपातकाल लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? स्वदेशी, होम रूल, खिलाफत या फिर भारत छोड़ो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कब शुरू किया गया था? यह महात्मा गांधी ने शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, अब इसी को जो है अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी इसको अगस्त क्रांति भी बोल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया है, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शन है शीतकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, या फिर उत्तर पश्चिम मानसून, या फिर स्थानीय हवाएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो वर्षा होती है वो शीतकालीन मानसून की वजह से होती है। अच्छा, मानसून जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गर्मी का मानसून हो गया जो कि अप्रैल से सितंबर तक चलता है, और एक जाड़े का मानसून हो गया जो कि अक्टूबर से मार्च तक चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा गया है, भारतीय का नाम, अच्छा उस भारतीय का नाम बताइए जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, उसमें कौन शामिल थे? ऑप्शन है आर डी बनर्जी, आर डी चटर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, या फिर एस एन बनर्जी। तो सही जवाब पहला है आर डी बनर्जी। पूरा नाम क्या होगा? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है, आर से हो गया राखल और डी से हो गया दास, राखल दास बनर्जी। ये जो थे वो मोहनजोदड़ो की खोज में शामिल थे, और ये कब की बात है? 1922, सन 1922 में। ठीक है, और ये कहां पर खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की? पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 26। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? अच्छा, यहाँ पर भारतीय राज्य दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, इनमें से पूछा है, सिर्फ इन 4 राज्यों में से पूछा है।
ठीक है, तो पहले इनको व्यवस्थित कर लेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4 के हिसाब से। नंबर 1 पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो नंबर 1 पर जो है वो राजस्थान है ना, नंबर 1 पर राजस्थान है। उसके बाद में नंबर 2 पर मध्य प्रदेश पड़ता है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र आता है और नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश। ये क्रम हो गया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की शुरुआत के 4 राज्यों की बात की जाए तो नंबर 1 पर राजस्थान, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश। अब प्रश्न पर आते हैं, पूछा इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो सबसे कम किसका है, उत्तर प्रदेश का है इनमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, भारतीय संविधान है कैसा है, नंबर 1 कठोर है, स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है, या फिर आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, या फिर ना तो कठोर और ना ही परिवर्तनशील। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तन। ठीक है, लचीला संविधान, ये भारतीय संविधान है। अब देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर कैसे हो गया ये आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील, तो समझ लीजिए, देखिए एक जो कठोर संविधान होता है उसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है, जबकि जो परिवर्तनशील संविधान है उसका संशोधन काफी लचीला और सहज होता है। ठीक है, अब भारत में बात की जाए तो जहां संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसीलिए परिवर्तनशील हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको संसद की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है पारित होने के लिए, तो यहाँ पर कठोर हो गया। ठीक, तो इसलिए भारतीय संविधान कैसा है, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थिति, अच्छा स्थित है, स्थिति नहीं, हिमाचल प्रदेश में स्थित, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी हुई, यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा, बाराचलच्छा दर्रा या फिर मायाली दर्रा। तो अब प्रश्न को समझेंगे। पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां हैं जो वो कुल्लू घाटी से किस दर्रे के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है। पर्व नृत्य मतलब त्योहार के रूप में मनाते हैं इसको। ठीक है, इस नृत्य को त्योहार पर करते हैं। गरबा, भांगड़ा, बिहू या फिर कथक। तो सही जवाब है बिहू। ठीक है, जो बिहू है वो असम में मकर संक्रांति को जो है बिहू के नाम से मनाया जाता है। और इस दिन क्या करते हैं, असम के सभी किसान जो है अपने खेतों की पूजा करते हैं, और इस दिन असम में कई सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं और विशेष रूप से बिहू नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की बात की जाए अगर बिहू नृत्य की, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह अलग है। अब देखिए, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। दक्षिण गुजरात तट है जो महाद्वीपीय जल सीमा से पूरी तरह से अलग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है, पर सूची दी गई है। ठीक है, 2 टेबल्स दे रखी है। पहले में क्या है, उद्योग है, दूसरे में उद्योग का केंद्र है, उनको सम्मिलित करना है। इधर है लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियां, दिया सलाई, और इधर जगह है मेरठ, बरेली, वाराणसी और मथुरा। तो पहले मैच कर लेंगे, फिर यहाँ पर कोड का प्रयोग करके आंसर चुन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैच कर लेते हैं। देखिए, लकड़ी का खिलौना जो है, अगर इन ऑप्शंस की बात की जाए तो ये वाराणसी। ठीक, कहाँ जाएंगे, वाराणसी। और खेल की सामग्री, ये तो बहुत पता है सभी को, मेरठ। मेरठ जो है वो खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों की बात की जाए तो ये मथुरा, यहाँ पर दिया गया है मथुरा। और दिया सलाई उद्योग जो है वो बरेली से संबंधित है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ए का कौन सा है, तीसरा, ए का तीसरा यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। इसके बाद में खेल का सामान मतलब बी का पहला इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में, तो इसमें देखिए ये चौथा वाला मिल गया ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे इफेक्टिव है, सबसे प्रभावी है। पहला ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख की सुविधा, या किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, कृषि साख। साख का मतलब हो गया जैसे उन्नत किस्म के बीज भी मिल जाए, उर्वरक भी मिल जाए, सिंचाई भी हो जाए, ये सारी चीजें जब समय पर हो जाती हैं तब फिर क्या होता है, कृषि उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। पहले प्रश्न आया था वहां पर देश की बात हो रही थी, तब 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर सबसे उच्च थी, और यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। ऑप्शन है गाजियाबाद, महोबा, कानपुर और वाराणसी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है आपका, गाजियाबाद जिले की जो साक्षरता दर है वो उच्चतम रही है, ठीक है, गाजियाबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 34। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चित्रकूट में, सहारनपुर में, लखनऊ, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ में, ठीक है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? फर्रुखाबाद में, मेरठ में, कानपुर में या फिर इलाहाबाद में? अब देखिए इसको पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। केंद्रीय मतलब जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो शिमला में है, और इस केंद्र के 7 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए हैं, और उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। और कहाँ पर है ये है मेरठ जिले के मोदीपुरम में। तो ऑप्शन नंबर ये 2 सही हो जाएगा, ठीक है। मेरठ के कहाँ पर? मोदीपुरम, ठीक है, मेरठ के मोदीपुरम में आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, पूछा गया है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ठीक है। अब देखिए जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी तब शुरुआत में क्या करते थे ये लोग, अपने आप को खलीफा घोषित करते थे, है ना, और उसी के नियमों के अनुसार जो है खलीफा जो होता था, मतलब कहते थे कि हम इसके सहायक हैं। खलीफा एक ही होता था, ठीक, खलीफा एक ही होता था, और दिल्ली सल्तनत के जो भी सुल्तान थे वो कहते थे कि हम इनके अनुसार ही अपना पूरा शासन चलाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर खलीफा का सहायक किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है पहला सही हो जाएगा, बलबन, ठीक है। बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा था, ठीक। अब देखिए इल्तुतमिश ने भी कहा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बलबन ऑप्शन है तो बलबन को चुन लेंगे। वैसे इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर भी खलीफा का नाम अंकित करवाया था, ठीक है, और वह स्वयं को उसका सहायक बताता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न ऊपर बढ़ा लें, रुकिएगा, 37। चलिए देखिए अब बताइएगा, 37 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है चुनना है आपको। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। सही है बिल्कुल, ये तो बात। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। अच्छा, आगे देखते हैं भाई, कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। ये तो बात सही है, कुछ सिद्धांत नियम है तभी तो नगर निगम बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये राजनीतिक वाला, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो भारत में नगर निगम जो है वो एक प्रकार की शहरी स्थानीय सरकार होती है, जो 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर के विकास के लिए काम करता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया कि नगर निगम जो है वहां की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जब वो नगर निगम बन सकता है? तो 5 लाख से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। देखिए क्या पूछा है, नीचे दिए गए चिन्ह से क्या संकेत मिलता है? अब ये देखिए चिन्ह बना हुआ है आपका, ये सीधे रास्ता गया हुआ है और फिर इधर ये राइट, तो कह रहे हैं कि अनिवार्यता सीधे जाएं। अगर भाई अनिवार्यता सीधे ही जाना होता तो यही निशान लगा होता, है ना, ये लगाने की क्या जरूरत पड़ती? तो ये तो चलिए ठीक है, सही है। आगे क्या है, दाएं मुड़े, हाँ दाएं मुड़ना भी है। ऑप्शन नंबर 3 क्या, 1 एवं 2, ये बिल्कुल सही है। मतलब पहले आपको सीधे जाना है फिर आपको दाएं मुड़ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से 38 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखिए इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखेंगे तो जो भी चीजें पढ़ रखी हैं थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और एक पैटर्न पर मैंने ये क्वेश्चंस को लिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा किस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको परीक्षा के लिए। सभी लोग सफल हों और बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।